हेलो दोस्तों, राजकीय महाविद्यालय पिंडवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अहस्तक्षेपवादी राज्य के पक्ष में तर्क। इससे पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा था अहस्तक्षेपवादी राज्य के लक्षण क्या क्या हैं। तो उसमें आपने पढ़ा था कि भाई वहाँ व्यक्तिवाद को समर्थक दिया जाता है, पर्याप्त स्वतंत्रता दी जाती है, आर्थिक विकास पर बल दिया जाता है, व्यक्तिगत हितों का संरक्षण किया जाता है, मुक्त बाजार का समर्थन है, न्यूनतम सरकार की बात की जाती है, नकारात्मक राज्य है और राज्य एक साधन है, स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, सार्वजनिक कल्याण का अभाव पाया जाता है। आज हम पढ़ेंगे अहस्तक्षेपवादी राज्य के पक्ष में तर्क। ऐसे कौन कौन से अहस्तक्षेपवादी राज्य में गुण हैं जिसको अपनाने के पक्ष में इनको तर्क दिए जाते हैं। तो इसके पक्ष में जो सर्वप्रथम तर्क दिया जाता है वो है नैतिकता का तर्क। नैतिकता का तर्क से तात्पर्य है कि भाई इन अहस्तक्षेपवादी राज्य में यह माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति पर जो बाहर से प्रतिबंध लगाए जाते हैं ना, वह उतने प्रभावी नहीं होते हैं। व्यक्ति को जो बाहर से नियंत्रण दिया जाता है, जो नियंत्रण किया जाता है, उनको अनुशासित रखने के प्रयास किए जाते हैं, वो उतने प्रभावी नहीं होते हैं। बल्कि अगर आत्म अनुशासित हो, अंदर से उसके अंदर स्वयं के द्वारा उस पर अगर नियंत्रण रखा जाए तो वो चीज़ उस पर ज़्यादा कारगर साबित होती है। तो ऐसी इस प्रकार की नैतिकता के पक्ष में उन्होंने बात कही है कि भाई, और हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि उसे जो संपूर्णता प्राप्त है ना, उस स्वतंत्रता के खुद की स्वतंत्रता के साथ साथ उसे यह भी ध्यान रखना चाहिए कि दूसरों की स्वतंत्रता भी उसके बराबर है। अतः उसके स्वयं के अंदर एक आचार संहिता का विकास होना चाहिए कि वे किस प्रकार उसको वहाँ नियंत्रण स्थापित कर सकें स्वयं पे, और दूसरों के स्वतंत्रता में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न वह नहीं करें। तो एक तरह की इसमें क्या नैतिकता की बात की जाती है कि आदमी स्वयं समझदार होना चाहिए, हमें ईमानदार बना रहना चाहिए। और अगर मान लो किसी व्यक्ति को अगर कुछ नियम के अंदर विकास करने के लिए या कुछ कानून के अंतर्गत दबाव में उसका विकास करने की बात करेंगे तो उस व्यक्ति वो स्वयं का विकास पूरी तरह से नहीं कर पाएगा। और हर व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र रहना चाहता है। व्यक्तियों का एक प्राकृतिक लक्षण होता है कि वह स्वतंत्र है, उस पर कोई बाहरी दबाव को वो पसंद नहीं करता है। और इसका एक सबसे बढ़िया उदाहरण जापान ने बता रखा है कि वहाँ नैतिकता का स्तर इतना अच्छा है कि हर व्यक्ति अपना नियमों का पालन स्वयं करता है। आपने भी वर्तमान में देखा होगा, भारत में विभिन्न प्रकार की जो सरकार का नियंत्रण लगाया जाता है। सिंपल रूप से अपन देखा जाए तो जो कोरोना की कोविड गाइडलाइन का पालन करने के लिए छोटी सी बात लोगों को समझाई जा रही है कि भाई आप मास्क लगाकर घूमें, लोगों से दूरियां बना कर रखें। तो लोग इन छोटी बात को ही नहीं मान रहे हैं, जबकि कोविड महामारी इतनी भयंकर रूप से फैल चुकी है कि आज की तारीख में इंडिया में 60 लाख मरीज आ चुके हैं। विश्व में इसका दूसरा स्थान है, फिर भी लोग इसको संभल नहीं रहे हैं। काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए हैं, ट्रेनें नहीं चल रही है, देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती जा रही है। पर इसका बारे में क्या, लोगों में स्व अनुशासन न होने के कारण इसका अच्छे से पालन नहीं किया जा रहा है। दूसरा इसके पीछे प्रमुख तर्क है भी वैज्ञानिक तर्क को साबित करने के लिए इन्होंने क्या, चार्ल्स डार्विन का एक सिद्धांत लिया जिसे प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत कहा जाता है। प्राकृतिक वर्ण में ये माना जाता है कि भी सर्वोत्तम की उत्तरजीविता, यानी कि जिस व्यक्ति में जीने के गुण होंगे, जिस व्यक्ति में सहनशीलता होगी, जो प्रकृति को स्वयं के अनुसार स्वयं में अनुकूलन स्थापित कर सके, वो प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके, वही व्यक्ति आगे के लिए जीवित रहेगा। यानी कि जो सामर्थ्यवान है, जो संघर्षशील है, वही व्यक्ति आगे की परिस्थितियों में वो जीवित रह सकता है। बाकी प्रकृति द्वारा स्वयं ही और प्रकृति द्वारा अन्य प्राणियों को समाप्त कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की धारणा को अहस्तक्षेपवादी राज्य में भी माना जाता है। इसमें सभी व्यक्तियों को समान माना गया है और समान अधिकार व स्वतंत्रता प्रदान दी गई है।
जिसके कारण योग्य व्यक्ति अपनी क्षमता, कौशल व बुद्धि के आधार पर इस प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त कर लेता है, और जो पीछे रह जाते हैं वो स्वतः ही हट जाते हैं। व्यक्ति जितना संघर्ष करता है उससे ज़्यादा ही सीखता है। जैसे कि रेशम का कीड़ा अपने कोकून में से निकलने के लिए जितना संघर्ष करता है, वह संघर्ष उतना ही उसके जीवित रहने के लिए सहायता करता है। यदि उसे बाहरी प्रयास से बाहर निकाला जाए तो वह बहुत जल्दी मर जाता है। इस बार कहा जाता है कि भाई मनुष्य को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए और संघर्ष करने दिया जाए, जिससे उसका संपूर्ण विकास खुद कर सके। यानी कि व्यक्ति को बिल्कुल आज़ाद छोड़ दिया, कोई बाहरी दबाव में नहीं है। जैसा वो जीना चाहे, जैसा वो करना चाहे, जैसा वह अपने विकास के लिए कर सकता है। तीसरा तर्क दिया जाता है आर्थिक तर्क। आर्थिक तर्क के सबसे बड़े समर्थक हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने कहा है कि एक छोटी सी बात उन्होंने बताई है कि जहाँ तक संभव हो राज्य या सरकार को व्यक्ति के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। प्रबुद्धशाली व्यक्ति स्वहित व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व में से सर्वोत्तम का प्रदर्शन करने व सर्वोत्तम परिणाम देने के लिए प्रेरित करता है। वहीं दूसरी ओर सरकार की अहस्तक्षेपवादी नीति स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा कमाने का अवसर प्रदान करती है। तो एडम स्मिथ जी का मानना है कि व्यक्ति को क्या स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए आर्थिक क्षेत्र में, ताकि वह अपना विकास स्वयं कर सके और विभिन्न लोगों से खुली प्रतिस्पर्धा कर सकें। इस प्रकार के स्वतंत्र बाजार और प्रतिस्पर्धा से व्यक्ति अपनी क्षमता, योग्यता और बुद्धि के आधार पर अधिक से अधिक धन को कमाएगा, और इस परिस्थिति में देश का आर्थिक विकास में भी सहायता मिलेगी। साथ ही व्यक्ति एक निश्चित अनुपात में सरकार को जो टैक्स चुकाता है, उससे सरकार की आय में भी वृद्धि होगी। ठीक है, तो इस प्रकार एक प्रकार का आर्थिक चक्र का निर्माण होता है, जो देश के विकास के लिए लाभकारी सिद्ध होता है। अगला है तर्क है अनुभवमूलक तर्क। तो अनुभवमूलक तर्क में ये माना जाता है कि व्यक्तिवादी इस तर्क के समर्थन में कहते हैं कि भाई कि यह अनुभव किया गया है और ऐसा माना गया है कि सरकार का हस्तक्षेप किसी कार्य, उद्योग या व्यापार की कुशलता को समाप्त कर देता है। अगर किसी पर ज़्यादा हस्तक्षेप करते हैं, किसी मामले में ज़्यादा टोका टोकी करते हैं, ज़्यादा नियंत्रण रखते हैं, तो उसमें क्या होता है, कुशलता का अभाव पाया जाता है और उसकी जो पहल क्षमता होती है ना, वह नष्ट हो जाती है। और अधिक हस्तक्षेप से नौकरशाही के गुण जैसे कि अक्षमता, लालपिताशाही, कार्य में अनावश्यक देरी, धन का अपव्यय होना, भ्रष्टाचार आदि ऐसे बहुत सारे अवगुण हैं जो जिससे धीरे धीरे कार्य में विलंब आता है और नौकरशाही के बहुत सारे गुणों को अपना लिया जाता है, जिससे व्यक्ति की अपनी उत्पादकता को खो देता है, वो संपूर्ण विकास नहीं कर पाता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखें तो अधिकांश जो सरकार के लोक उपक्रम हैं तो वो घाटे में जा रहे हैं, तो जबकि इसके बदले अगर देखा जाए तो अन्य निजी संस्थाएं मितव्ययिता, त्वरित कार्यवाही, कुशलता के कारण आगे निरंतर बढ़ती जा रही है। हाल ही में BSNL का आपने हाल देखा ही है, धीरे धीरे वहाँ के कर्मचारियों की छटनी की जा रही है। LIC है, और इसी तरह निजी क्षेत्र में देखें तो एयरटेल, वोडाफोन, ये कितना आगे जा रहा है BSNL के मुकाबले। तो इसमें क्या है कि ये नौकरशाही के गुण समाहित हो जाते हैं, क्योंकि इस पर ज़्यादा सरकारी नियंत्रण है। और इसके पीछे सबसे बड़ी बात ये तर्क दिया जाता है कि मनुष्य की स्वतंत्र प्रकृति का होता है। जब भी इस पर कोई प्रतिबंध लगाते हैं तो वह इसे तोड़ने का प्रयास करता है, और प्रयास करता है को किसी भी प्रकार के नियंत्रण को वह पसंद नहीं करता है। और क्योंकि मनुष्य का स्वभाव होता है कि वह नकारात्मक चीज़ों का हमेशा विरोध करता है। अगला बिंदु है राजनीतिक तर्क। राजनीतिक तर्क में से तात्पर्य है कि अहस्तक्षेपवादी ये मानते हैं कि राज्य को जो राज्य मानते हैं, मतलब ये अहस्तक्षेपवादी है ना, राज्य को ना साधन मानते हैं और व्यक्ति को साध्य मानते हैं। क्या राज्य को तो मानते हैं केवल साधन है, मतलब किसी कार्य करने के लिए जो चीज़ वस्तु काम में आती है ना, उसको साधन कहा जाता है, और साध्य यानी लक्ष्य, व्यक्ति को लक्ष्य मानते हैं। तथा राज्य का अंतिम लक्ष्य होता है व्यक्ति की प्रसन्नता, यानी किसी भी प्रकार के व्यक्ति को प्रसन्न रखना ही राज्य का महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है। लेकिन
व्यक्तिवादियों के अनुसार राज्य पहले से ही अनेक कार्य के भार से दबा हुआ है। राज्य के पास पहले से बहुत सारे काम हैं, अब उस पर लोक कल्याण जैसा भारी कार्य और देना सही नहीं रहेगा। और जेएस मिल ने तो कहा भी है कि राज्य पर अतिरिक्त कार्यभार डालने का परिणाम यह होगा, या तो वह कार्य ठीक से नहीं होगा या होगा ही नहीं। मतलब जितना अगर आप कंट्रोल करोगे उतना वह व्यक्ति कार्य करने के से पीछे हटेगा। ठीक है ना। ये राजनीतिक लोगों को क्या तर्क है कि भाई इसमें ज़्यादा कम से कम इनको लोगों पर नियंत्रण रखना चाहिए और व्यक्तियों को स्वयं के कल्याण के लिए स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। अगला है न्याय व नैतिक तर्क। तो इसके सबसे बड़े समर्थक है जीन जेम्स रूसो इसके सबसे बड़े समर्थक है। उन्होंने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। यह कथन मानता है कि प्राकृतिक स्वतंत्रता के हनन को बताता है। राज्य को किसी व्यक्ति की इच्छा की स्वतंत्र अभिव्यक्ति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो एक स्वतंत्र व्यक्ति अपनी क्षमताओं और सुविधाओं का विकास अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। एक स्वतंत्र व्यक्ति ही अपनी क्षमता और सुविधा का अच्छे तरीके से विकास कर सकता है, जबकि बाहर से जिस पर नियंत्रण रखते हैं वो अपनी क्षमताओं का पूरा विकास नहीं कर पाता है। और यदि उस पर किसी बाह्य कारणों से उस पर नियंत्रण रखा जाए तो वह अपनी यह मौलिकता को खो देगा, विकास की गतिविधियों को अवरुद्ध कर देगा। परंतु सरकारी सहायता और गतिविधियाँ व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास खत्म कर देती है। सरकार का नियंत्रण है और उससे ज़्यादा रहेगी तो व्यक्ति का खुद पर विश्वास नहीं होगा और एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में उसकी जिम्मेदारियों को अपनी खुद की जिम्मेदारियों को निभाने में वह असमर्थ होगा। जैसा कि लोक कल्याणकारी राज्यों में देखा जाता है कि व्यक्ति सरकार के प्रति इतने निर्भर होते हैं कि वह आलसी बना देते हैं, कोई काम ही नहीं करते हैं कि उन्हें लगता है कि सारी सहायता सरकार करेगी। ठीक है ना। ये छोटा सा टॉपिक है अहस्तक्षेपवादी राज्य के पक्ष में तर्क, और अहस्तक्षेपवादी राज्य के विपक्ष में तर्क हम इससे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।